Hello dear students, we are going to learn topic. Our topic of discussion is phenylketonuria, and it is an example of Mendelian disorder. Therefore, we are going to discuss about Mendelian disorder also. Then we will discuss about phenylketonuria. This topic is very important for exam point of view. This has come in exam many times. Therefore, watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है फिनाइलकीटोनुरिया, जो कि एग्जाम्पल है मेनिल डिसऑर्डर का। तो साथ में मेनिल डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे और फिर हम फिनाइलकीटोनुरिया को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ विल स्टार्ट द वीडियो। और टॉपिक और डिस्कशन इज मेनेलियन डिसऑर्डर। जैसे कि इससे पहले हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, या हम डिस्कस करें मेनेलियन डिसऑर्डर। देखो मेनली मेनेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा, जो डिजीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, वो जीन में इफेक्ट आने से जो है चेंज होता है। तो यहाँ पे जीन चेंज हो जाएगी तो उसके कारण डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। और इस जीन का इनहेरिटेंस मेनेलियन वे में जो है इनहेरिट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास में। तो इसलिए जो है इनको बोलते हैं मेनेलियन डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर क्या बोलते हैं, मेनेलियन डिसऑर्डर, जहाँ पे जीन के लेवल पे चेंज आया है। जैसे क्रोमोसोम में चेंज आया तो हमने क्या बोला, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन अब की बार चेंज क्या है, जीन के लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे चेंज है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेनेलियन डिसऑर्डर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ऑलरेडी हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के आपको दिखाया है कि डिसऑर्डर ये किस तरह का इनहेरिटेंस शो करते हैं, इनकी जीन कहाँ पे है, ऑटोजोम पे है इसकी डिजीज़ की या फिर सेक्स क्रोमोजोम पे है, ये हम देखने वाले हैं। डोमिनेंट है उनकी जो डिजीज़ कॉजिंग एलील है, रिसेसिव फॉर्म में डिजीज़ कॉज करती है, ये हम देखने वाले हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, आपको याद आ रहा होगा। जब हमने सेक्स लिंकेज पढ़ा था उसमें एक्स लिंकेज पढ़ा था, सेक्स लिंक में हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, और किसकी इनहेरिटेंस कैसी है, रिसेसिव होती है। सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शो करता है कलर ब्लाइंडनेस। सेम टाइप की होती है बेटा हीमोफीलिया की, इसकी भी सेक्स लिंक्ड होती है और कैसी होती है, रिसेसिव होती है। तो ये दोनों का इनहेरिटेंस बिल्कुल सेम सा है, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव फॉर्म में। ये एग्जाम में आ चुका है बेटा बहुत बार, आपको डायरेक्टली याद रखना है। और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया क्या ये नहीं पता है तो ये अलग से मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, आप उस वीडियो को देखो, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया बेटा, जिसकी जीन का होती है ऑटोजोम पे होती है, तो ऑटोजोमल डिजीज़ है और रिसेसिव फॉर्म में डिजीज़ कॉज करता है, इसका इनहेरिटेंस भी याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया का इनहेरिटेंस कैसा है बेटा, ऑटोजोमल रिसेसिव। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने प्लियोट्रॉपिक जीन भी समझाया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया भी समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखो, आपको सिकल सेल एनीमिया समझ में आ जाएगा। इनहेरिटेंस याद हो गया कैसा है सिकल सेल एनीमिया का, ऑटोजोमल रिसेसिव। फिनाइलकीटोनुरिया का भी कैसा बेटा, ऑटोजोम पे होती है लेकिन रिसेसिव फॉर्म में डिजीज कॉज करती है, भी कैसा है, ऑटोजोमल रिसेसिव। ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं फिनाइलकीटोनुरिया, जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, जो इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया भी कैसा है, ऑटोजोमल रिसेसिव। इसकी जीन भी कैसी है बेटा, ऑटोजोम पे और रिसेसिव फॉर्म में डिजीज कॉज करती है। तो दोनों कैसे हैं, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया कैसे हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव टाइप की ट्रेट इनकी जीन की होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो ये भी कैसा है बेटा, ऑटोजोमल और इसकी इनहेरिटेंस कैसी है, रिसेसिव। तो ये वाला भी एक बार पूछा गया था, तो ये आ चुका। सिस्टिक फाइब्रोसिस की इनहेरिटेंस कैसी है, ऑटोजोमल रिसेसिव। बाकी डिटेल सिस्टिक फाइब्रोसिस की नहीं जाननी है, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस की जीन जाननी है, ऑटोजोम पे जीन होती है और रिसेसिव फॉर्म में डिजीज कॉज करती है। फिर माइटोनिक डिस्ट्रोफी जो कि कैसी है, जीन ऑटोजोमल है और डोमिनेंट फॉर्म में डिजीज कॉज करती है, तो माइटोनिक। हमने एक और पढ़ा था बेटा, डकिने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपने वीडियो देख लिए हैं, डकिने मस्कुलर डिस्ट्रोफी हमने कहाँ पढ़ा था और उसका इनहेरिटेंस कैसा है। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा और आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, देखो आंसर आप कोशिश करो एग्ज़ाम में, क्यों आपको जब जाओगे तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। डकिने मस्कुलर डिस्ट्रोफी जब हमने सेक्स लिंकेज पढ़ा था तो वहाँ पे रिसेसिव टाइप का इनहेरिटेंस जो था डकिने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लेकिन यहाँ पे वहाँ डीएमडी था, यहाँ पे सिर्फ क्या एमडी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये कैसा है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैसा है, ऑटोजोमल है और ये डोमिनेंट है बेटा इसकी इनहेरिटेंस, तो ये उससे डिफरेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ अब हम आते हैं हमारे टॉपिक दैट इज़ फिनाइलकीटोनुरिया। आपको पता है इसका इनहेरिटेंस कैसा होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होती है, ये हमने अभी पढ़ा है बेटा, और ये मेनेलियन डिसऑर्डर का एग्जांपल है। पहले वाले मेनेलियन डिसऑर्डर हमने कलर ब्लाइंडनेस अलग से पहले पढ़ चुके हैं, साथ साथ हीमोफीलिया पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया है। अब हम फोर्थ को डिस्कस कर रहे हैं,
तो फिनाइल कीटोनुरिया कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्टार्टिंग से बर्थ के साथ ही प्रॉब्लम होंगी, जिस भी पर्सन के अंदर जो है प्रॉब्लम दिखाई देंगी वो बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाएंगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। इनबॉर्न एरर है तो शुरुआत से ही डेवलप होता है, क्योंकि जीन में प्रॉब्लम शुरू से ही होगी तो वो हमेशा लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहेगी। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है लैक्स एन एंजाइम, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एंजाइम नहीं बनता, और आपको पता है एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन बनते हैं आरएनए से, और आरएनए जो बनता है वो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसक्रिप्शन होने से बनता है। तो डीएनए का सेगमेंट या जीन का वो पार्ट जहाँ से वो प्रोटीन बन रहा था, वो आरएनए बन रहा था, जो एंजाइम बना रहा था, वो पार्ट डिफेक्टिव हो गया है। कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या काम करता है, ये फिनाइल एलिन को टायरोसिन में चेंज करता है। ये क्या करता है मेटाबॉलिज्म में, फिनाइल एलिन अगर हमारी सेल्स के पास जाएगा, हम खाएंगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, टायरोसिन में। तो फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज का काम है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में फिनाइल एलिन को टायरोसिन में चेंज कर दे। लेकिन अगर ये एंजाइम बने ही ना तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फिनाइल एलिन जमा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा सेल्स के अंदर। अगर जमा होगा फिनाइल एलिन, क्या होगा बेटा, इसकी वजह से कन्वर्ट होकर के क्या बनाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। क्या बन जाएगा, ये फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाएगा, या दूसरे डेरिवेटिव की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब ये चीज़ एक्यूमुलेट हो गई है सेल में, चेंज तो हो नहीं रही, टायरोसिन बनता तो फिर उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन आगे की फर्दर प्रोसीड करती, लेकिन फिनाइल एलिन का चेंज नहीं हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में, और दूसरे डेरिवेटिव बनेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसका मेटाबॉलिक जो ब्रेकडाउन होना था या चेंज होना था ये वो नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, दूसरी प्रॉब्लम, जैसे एक्यूमुलेशन इन ब्रेन। अगर ये ब्रेन में फिनाइल नहीं टूटा ब्रेन की सेल्स में तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल की जो रिटार्डेशन कंडीशन है, मतलब सिंपली नर्व सेल्स काम नहीं करेंगी प्रॉपरली, ठीक है। नर्व सेल्स का सिग्नल जो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है पर्सन की सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ फिनाइल पायरुविक एसिड का ब्रेन के अंदर, तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, पॉसिबल है फिनाइल कीटोनुरिया में। उसके अलावा क्या होगा, किडनी में अगर गया तो पूर अब्जॉर्प्शन का मतलब है किडनी इसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी, किडनी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू द यूरिन। यूरिन में भी इसकी प्रेजेंस देखी जा सकती है। तो ऐसे पर्सन के यूरिन में भी अगर फिनाइल एलिन आ रहा है तो हम देख के बता सकते हैं कि फिनाइल कीटोनुरिया से अफेक्टेड है इंडिविजुअल या नहीं है। तो इसको भी जो है यहाँ पे एक्सक्रीट करने का काम करेंगी हमारी किडनी, क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसको यूज़ नहीं कर पाती और इसको कन्वर्ट नहीं कर पाती है। वो एंजाइम जो बनना था वो एंजाइम बन नहीं पा रहा था सेल्स के अंदर, और एंजाइम की डेफिशिएंसी होती चलेगी तो फिनाइल एलिन जो है पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाया टायरोसिन में, तो उसकी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड बना और डेरिवेटिव में चेंज हुआ, फिर इसका अब्जॉर्प्शन पुअर हो गया और साथ में इसने ब्रेन सेल में मेंटल रिटार्डेशन कॉज करने का काम किया। तो यहाँ पे फिनाइल कीटोनुरिया जो है जिसका इनहेरिटेंस कैसा है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ये जो है यहाँ पे एक एंजाइम नहीं बना पाता, उस एंजाइम की वजह से फिनाइल डिपॉजिट होता है और मेंटल रिटार्डेशन शो करता है पर्सन, साथ में पूरा अब्जॉर्प्शन होता है किडनी के अंदर, तो इसके वजह से यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट फिनाइल कीटोनुरिया, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप, जो कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।